आपकी नेक्स्ट हेडिंग बेटा रहेगी, पहली हेडिंग आज की रहेगी लिमिटेशंस ऑफ, लास्ट टर्न पे आप पढ़ चुके हो, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो। बीच बीच में राउल्ट्स लॉ आ रहा था ना, कई बार राउल्ट्स लॉ आया था ना। राउल्ट्स लॉ बॉइलिंग पॉइंट में भी आया था, राउल्ट्स लॉ फ्रीजिंग पॉइंट में भी आया था। तो यार पहले हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ का बेटा मतलब क्या होता है? राउल्ट्स लॉ की शर्तें, लिमिटेशन का मतलब शर्तें होती हैं कि मतलब कब लगेगा। राउल्ट्स लॉ लगाने की भी कंडीशंस होती हैं। राउल्ट्स लॉ कब लगेगा इसकी कंडीशंस होती हैं। तो पहले यही पढ़ लेते हैं, राउल्ट्स लॉ कब लगेगा। पहला पॉइंट देखो बेटा, राउल्ट्स साहब ने कहा हमारा नियम तभी लगेगा जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा? सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं होगा। सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो राउल्ट्स लॉ नहीं काम करता है। काम करेगा तो अच्छा नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ाएगा। दूसरा बेटा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो आपने सल्यूट लिया है वो सल्यूट कई बार बेटा क्या होता है, वो अपने आयनों में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। जो सल्यूट लेते हैं ना, कई बार अपने आयनों में डिसोसिएट, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लो तुम, NaCl KCl को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। वो ले लो, इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो अपने आयनों में टूट सके, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो अपने आयनों में ना टूट सके। जैसे अग्नि कंपाउंड ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, यूरिया ले रहे थे, सब क्या थे? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सॉल्ट, NaCl KCl HI HBr H2SO4, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो यार डिसोसिएट होगा ना। सल्यूट जो होगा उसका डिसोसिएशन अगर हो गया, अपने आयनों में टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार क्या करते हैं हम लोग, सल्यूट लेते हैं, उसके मॉलिक्यूल आपस में बेटा जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने को क्या बोलेंगे? ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों बताते हैं। आपको मालूम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है ना। नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपने सल्यूट के मॉलिक्यूल लिए, मान लो एक मॉलिक्यूल लिया तुमने, और डिसोसिएट होने के बाद कितने बन गए? 2। तो सल्यूट के मोल्स क्या हो गए? बढ़ गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो चेंज हो जाएगी। अगर आपने सल्यूट के पार्टिकल लिए 2, मॉलिक्यूल लिए 2, और जुड़ने के बाद बन गया क्या? एसोसिएशन होने के बाद बन क्या गया? 1। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी ना फिर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तुमने जितने लिए थे उतने बचे नहीं, उसके आधे हो गए। तो इसका मतलब सल्यूट जो आप लेंगे वो यार आयोनाइज नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। अभी न्यूमेरिकल लगाते समय तुम्हें ध्यान भी रखना पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि सल्यूट शुड नॉट बी डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। एसोसिएटेड का मतलब आपस में बेटा जुड़ जाना, और डिसोसिएशन का मतलब होता है अपने आयनों में टूट जाना। अगर कोई सल्यूट अपने आयनों में टूट गया तो इसका मतलब राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं होगा। एसोसिएशन हो गया मतलब आपस में मॉलिक्यूल उसके जुड़ गए, तब भी उसमें राउल्ट्स लॉ नहीं अप्लाई होता है। राउल्ट्स लॉ शुड, ठीक है, सल्यूट शुड नॉट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। और एक बात और ध्यान रखनी होती है, सॉल्यूशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। टेम्परेचर बीच बीच में चेंज मत करते रहो। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर को बेटा कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ये 3 शर्तें होती हैं, चाहो तो 4 बोल सकते हो उसे। डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी तो सॉल्यूट जो है उसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन उसका इफेक्टेड हो सकता है ना, इसलिए। तो फिलहाल तो ये 4 कॉलिगेटिव मतलब ये ऐसी 4 शर्तें हैं। 4 हैं वैसे, हमने तो एक में 2 लिख दिया है ना, कि जो राउल्ट्स लॉ को ओबे और ना ओबे होने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है।
लेकिन यार अब ऐसा तो है नहीं कि तुम ऐसा सल्यूट कभी इस्तेमाल नहीं करते हो जो डिसोसिएट ना होता हो। हम लोग कई बार ऐसा सल्यूट इस्तेमाल करते हैं जो डिसोसिएट हो जाता है, कई बार ऐसा सल्यूट इस्तेमाल करते हैं जो एसोसिएट हो जाता है। तो अगर वो डिसोसिएट एसोसिएट हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे या घटेंगे? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी या घटेगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी या घटेगी? इसका मतलब जो नॉर्मली आना चाहिए वो, तो इसका मतलब एक हेडिंग डालनी पड़ेगी। अब आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आपकी हेडिंग क्या रहेगी? एब नॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है। एब नॉर्मल मोलर मास एंड हम साथ में बढ़ा दे रहे हैं एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी का मतलब क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सॉल्यूशन का के अंदर जो सॉल्यूट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास एब नॉर्मल समझते हो ना, असामान्य, एब नॉर्मल जो नॉर्मल ना हो, और उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एब नॉर्मल कब आएगी इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी बताया गया था, मान लो आपने सल्यूट ऐसा ले लिया जो डिसोसिएट होने वाला है। वैसे राउट्स ने तो कहा था कि मत लेना, लेकिन कोई मानता है क्या किसी मना करने से? तुम आज तक माने? नहीं माने। रोज तुमसे बोला था पढ़ाई करो, तुम कहाँ मानते हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? राउट्स ने कहा ऐसा सल्यूट मत दो जो डिसोसिएट एसोसिएट। लोग कहते नहीं हम लेंगे, तो अगर लोगे तो क्या गड़बड़ होगा वो दिखाने जा रहे हैं ना। एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब आएगा? जब सल्यूट का डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। अभी लिखना मत, हमने बेटा यहाँ लिखा सल्यूट, और हमने इसको ऐसा कर लिया कि एक बार डिसोसिएट करने जा रहे हैं, एक बार हमने सल्यूट का डिसोसिएशन कर दिया। डिसोसिएशन को आप चाहो तो आयोनाइजेशन भी यहाँ बोल सकते हो, क्योंकि हम जो सॉल्ट लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना, तो अपने आयनों में टूटेगा और क्या है। अब एक बार हम लोग एसोसिएशन का केस ले लेंगे, अभी दोनों के एग्जाम्पल भी दिखा देंगे। अगर आपसे किसी ने पूछा एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब आएगा, तो उसकी दो ही कंडीशन है, या तो सल्यूट का डिसोसिएशन हो या सल्यूट का, बस दो ही कंडीशन होती हैं। मान लिया आपने डिसोसिएशन वाला कोई कंपाउंड लिया, तो डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा? इंक्रीज होंगे। अभी एग्जांपल दिखाते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। और आपको बता दें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली होती है। खाली ऑस्मोटिक प्रेशर में नहीं काम करता है, बाकी सब कहीं तो काम करता है ना। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जिसे हम कह रहे हैं क्या होगा? घटेगा। तो घटने का मतलब तो एब नॉर्मल हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी होनी चाहिए तो उससे ज़्यादा इंक्रीज लिखा है, और मॉलिक्यूलर मास जितना होना चाहिए तो उससे, तो इसका मतलब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी एब नॉर्मल हो गई, मॉलिक्यूलर मास भी एब नॉर्मल हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ये NaCl, ये बेटा सोडियम क्लोराइड है। कितने मोल है? 1 मोल है। आपने लिया तो 1 मोल, लेकिन जब इसको वाटर में डालोगे, सोल्यूशन में डालोगे, तो यार अपने आयनों में टूट जाएगा। अब आयन्स के 1 मोल थोड़ी लेंगे, आयन के तो 2 मोल हो गए ना। सोल्यूशन को इससे मतलब नहीं है, सोल्यूशन को तो नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे। लिया तुमने 1 मोल था यार, अब आयन्स कितने बन गए? 2 मोल बन गए। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डबल हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डबल हो जाएगी, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा Mb होता है ना, वो जस्ट आधा हो जाएगा। वैसे NaCl का मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना होता है? 58.5। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता कितना है? 50.5। यहाँ कितना आएगा? इसका आधा, 58.5/2 मतलब 29.25 आएगा। तो NaCl का क्या मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल आया? आधा आया, जितना आना चाहिए था उसका। दूसरा एग्जांपल देखो, तुमने कहा सर हम कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 111। अब आपने इसको 1 मोल लिया ना तुमने, इसको बेटा आयोनाइज किया तो 1 मोल कैल्शियम आयन बनेगा, 2 मोल Cl आयन बनेंगे। 1 मोल से कितने मोल आयन बन गए? 3। 1 मोल से 3 मोल आयन बन गए, और 3 मोल आयन बनने का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? थ्राइस, मतलब
3 गुना हो गई, थ्राइस बोल सकते हो। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर 3 गुना हो गई तो मॉलिक्यूलर वेट 1/3, 3 गुना का उल्टा क्या होता है, 1/3 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर वेट जो होगा बेटा उसका 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब जितना होता है उसका 1/3 आएगा, मतलब 111 पान होना कितना चाहिए था, 111। अरे इसका 40 होता है, इसका 71 होता है, जोड़ोगे तो 111 आएगा ना। और इसका मॉलिक्यूलर वेट अब कितना आएगा, 111/3 आएगा। तो नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है? तो समझ जाओ जहां कहीं डिसोसिएशन हो रहा है वहां पे मॉलिक्यूलर मास घटेगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी एब नॉर्मल वैल्यू है, ये भी एब नॉर्मल वैल्यू है। एसोसिएशन के बारे में आपको बेटा हम जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यही तो मैं कोर्स में इसलिए बता रहे हैं, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। ये मान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आमतौर पे तो उसे बेंजीन दिया होगा, आपने किस में डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिया। जैसे बेंजीन टोल्यूइन ये सब होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आपने जब कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में डालना, वाटर में डालोगे तो आयोनाइज होगा। आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिए कितने मोल है, 2। तो जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन में डाल, सवाल में लिखा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड डिजॉल्व इन बेंजीन, तो ये बेटा दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और COH का होल ट्वाइस बन जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, तो 2 मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में क्या उसे बोलते हैं, डाइमर। हो सकता है न्यूमेरिकल में बोल दे 3 मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो ट्राइमर, हो सकता है न्यूमेरिकल में बोल दे 4 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो टेट्रामर, बता देगा तुमको। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बताएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप अपने आप दिमाग लगाओगे, खाली इतना बता देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डाला गया, तो अपने आप समझ जाओ क्या बनेगा, डाइमर। और कोई कंपाउंड देगा तो बताएगा ट्राइमर बनता है कि जैसे मान लिया उसने बोला फिनॉल, उसने कहा फिनॉल अंडरगोज टेट्रामराइजेशन, फिनॉल अंडरगोज टेट्रामराइजेशन, तो क्या मतलब हुआ इसका, टेट्रामर बनाता है, मतलब 4 मॉलिक्यूल, वो तो बता देगा। यहाँ नहीं बताएगा, लेकिन ये आपको अपने आप समझना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो डाइमर बनाएगा। तुम कहोगे डाइमर कैसे बनाएगा, भैया ये भी तुम्हें बता चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा चुके हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ऐसे लिखना OH, इसका ऊपर कर देना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, एक ऊपर बन गया एक नीचे बन। दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डाइमर बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, डाइमर किस वजह से फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब जरा ध्यान दो, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका डबल आएगा। मान लो ऐसे एग्जांपल देते तुम्हें, मान लिया आपसे हमने कहा ये लिखा CH3COH, समझ रहे हो, अभी एसिटिक एसिड बोलते हैं ना इसे, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। उसने कहा इसको बेंजीन में डाल दिया, तो जाहिर सी बात है डाइमर बनेगा, CH3COH का होल ट्वाइस डाइमर बनेगा। अब जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल आधे हो गए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कितने मोल था, 1 मोल था, लेकिन जब डाइमर बनाओगे तो 2 लोगे आगे, तो 2 मोल कर दो, 2 मोल था। यहाँ कितने मोल बचा, 1 मोल। अभी जब दोनों आपस में जुड़ गए अब तो एक ही मानेंगे ना। अब 1 मोल हो गया है, 2 मोल से 1 मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, आधे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही हाफ होगी मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाएगा। और सही बात भी है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है, एक मॉलिक्यूल का 60 है, तो दोनों मॉलिक्यूल का अपने आप 120 होगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डालने, सॉरी बेंजीन में डालने के बाद डाइमर बनेगा और मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एब नॉर्मल कब आएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास एब नॉर्मल कब आएगा, तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा। तो क्या जब एग्जाम देने जाओगे तो आकाशवाणी होगी कि इस सवाल में डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, तुम्हारे कान में कोई आके बोलेगा, अपने आप समझना होगा कि न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन की। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मल आएगी कि एब नॉर्मल आएगी। अब उसको एब नॉर्मल वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। उस एब नॉर्मल वैल्यू को किस में चेंज करना पड़ेगा,
हाँ, अगर मान लिया कोई ऐसा कंपाउंड है जो डिसोसिएट एसोसिएट ना हो रहा हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज यूरिया वाला, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको सवाल में अपने आप समझना पड़ता है कि डिसोसिएशन हो रहा है कि, अब मान लिया अब तुम ये तो पहचान जाओगे क्या, सॉल्ट वर्ल्ड दिया होगा HIHCl, मान लिया HCl दिया तो 2 आयन हो जाएंगे ना, HI दिया तो 2 आयन हो जाएंगे, NaCl दिया तो 2 आयन हो जाएंगे, CaCl2 दिया तो 3 आयन हो जाएंगे, वो तो तुम समझ जाओगे। एसोसिएशन में कई बार तुम फंस जाते हो, तो बता तो दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर बेंजीन में डालो, डाइमर बनेगा, अपने आप समझना पड़ेगा कि डाइमर बनेगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, कुछ और देगा तो भी लिख के देगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कुछ और चीज ली जाएगी, कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेगा तो तुमको लिख के देगा कि ट्राइमर बनाया, कि डाइमर बनाया, कि टेट्रामर बनाया। टेट्रामर बनाया तो उसका मतलब 4 मॉलिक्यूल जोड़ना है, डाइमर बनाया तो 2 जोड़ना है, ट्राइमर बनाया तो 3 जोड़ना है। ठीक है, तो अक्सर आपको न्यूमेरिकल में सल्यूट ऐसा मिल जाएगा जो डिसोसिएट या एसोसिएट होने वाला होगा, और अगर डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एब नॉर्मल, मॉलिक्यूलर वेट भी, अब उसको नॉर्मल में चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत सवार हो जाए, हवा बयार बोलते हैं ना गांव देहात में, तो भूत प्रेत सवार हो जाए तो कहाँ ले जाते हैं तुमको? किसी मजार के पास ले जाएंगे, हाँ किसी बाबा के पास ले जाएंगे, कहीं मजार पे ले जाएंगे, किसी मौलाना जी के पास ले जाएंगे, तुमसे फूक डलवाएंगे, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा होगा तो तुमको तोड़ा भी जाएगा वहीं, देखा होगा ऐसी नौटंकी होती है ना। आगरा ले जाएंगे, बालाजी का एक मंदिर है ना बजरंगबली का, वहाँ सब ऐसे ही केस आते हैं। हम तो नहीं गए कभी, बहुत देख के अजीब लगता है कुछ। हाँ देवा शरीफ कहीं ले जाएंगे, मतलब तो इसका मतलब तुम अगर एब नॉर्मल हो गए, भूत प्रेत सवार हो गया, तो तुमको नॉर्मल तो करना पड़ेगा। तो नॉर्मल करने के लिए कहाँ जाओगे? किसी तांत्रिक के पास या किसी बाबा जी के पास। उस बाबा का नाम है वैन हाफ। उस बाबा का नाम क्या है? वैन हाफ। जब किसी अगर किसी सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब नॉर्मल आएगी। उसको नॉर्मल करने के लिए, ये भूत उतारने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? वैन हाफ के पास। तो वैन हाफ उसका उपाय बता देंगे कि ऐसा ऐसा कर लें। बाबा जी ने तुमको कोई पुड़िया पकड़ा देंगे, जाओ उसको पानी में घोल के एक महीना पी लेना, सही हो जाओगे। या कोई फूक मार देंगे, कुछ उपाय बता देंगे। वो सब साइकोलॉजिकल होता है, वैसे वो सब होता है साइकोलॉजिकली, अपने आप में सही हो जाता है वो। या हो सकता है भाई कोई साइंस होती हो जो हम लोग जानते ना हो। फिलहाल वैन हाफ ने कहा ऐसा भैया हम सही कर देंगे। वैन हाफ के बाद लोग गए, उन्होंने कहा ऐसा है कि यार सॉल्यूट डिसोसिएट हो जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा आ जा रहा है या कम आ जा रहा है, कम आ जा रहा है, उसमें ज़्यादा आ जा रहा है, हम क्या करें? तो उसने कहा हम इसका जुगाड़ बता रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास को एब नॉर्मल, मॉलिक्यूलर मास को नॉर्मल लाने के लिए या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नॉर्मल एब नॉर्मल से नॉर्मल लाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वैन हाफ फैक्टर। क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो वही डालिएगा वैन हाफ फैक्टर किसे कहते हैं। 99% क्वेश्चन बेटा इसी के आते हैं। फार्मूले वही लगेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, और इसका बेटा सिंबल होता है स्मॉल आई। तो सवाल उठता है कि वैन हाफ फैक्टर कब लगेगा? अब जब सॉल्यूट डिसोसिएट होने वाला होगा, या तो ये बात तो दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए ना। सॉल्यूट जैसे डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास एब नॉर्मल हो गया। एब नॉर्मल हो गया तो जाहिर सी बात उसमें आपको कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी, और उसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? वैन हाफ के पास। वैन हाफ ने कहा ऐसा है, अगर बाई चांस कोई सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना बताते हैं। वैन हाफ फैक्टर का मतलब होता है क्या, पहले पढ़ ले। वैन हाफ फैक्टर की 2 डिफिनेशन होती हैं, हालांकि डिफिनेशन का मुझे ज़्यादा काम नहीं पड़ता है न्यूमेरिकल में, बता देता हूँ। वैन हाफ फैक्टर की पहली बेटा डेफिनेशन होती है, उसने कहा उस कंपाउंड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ले लो। उसने कहा वो जो भी हमारे पास सॉल्यूट है उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ले लो, और उसका जो एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो ले लो, और दोनों को डिवाइड कर दो, जो आएगा वही उसका वैन हाफ फैक्टर होगा। तो लोगों ने कहा इस वैन हाफ फैक्टर का करेंगे क्या हम? उसने कहा भाई बताते हैं, पहले ये तो पढ़ लो। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका इनवर्सली होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे तो ऊपर क्या लिख देंगे? एब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर क्या लिखा था? नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास। वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं थी। एब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन
अभी इसमें नीचे एब नॉर्मल था तो इसमें ऊपर कर दिया अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हालांकि तुम्हें न्यूमेरिकल में इन सबका ज़्यादा काम नहीं पड़ता, लेकिन मालूम होना चाहिए क्या होता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास, एब नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास। जो एब नॉर्मल आता है उसे ऑब्जर्व्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड भी कहते हैं। तो जैसे नॉर्मल मोलर मास है तो इसको बोल सकते हैं हम कैलकुलेटेड मोलर मास, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं? MO। क्या बोल सकते हैं? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। जो मतलब आता है, जो आपको दिखाई पड़ेगा उसे ऑब्जर्व्ड बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि कोई ज़्यादा काम हम नहीं है। वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिख दिया हमने यहाँ CP ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ क्या लिख दिया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, जो होनी चाहिए। तो उसने कहा अगर वेंट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है तो ऐसे कर सकते हो। जैसे तुमको अभी एक एग्जांपल दिखाया था हमने अभी आपको सोडियम क्लोराइड दिखाया था। तो सोडियम क्लोराइड का आपने 1 मोल लिया था, आपने Na+ और Cl आयन में तोड़ा था। 1 मोल से कितने मोल बन गए थे? 2 मोल बन गए थे। मॉलिक्यूलर वेट नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई थी। नंबर ऑफ मोल डबल हुए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? डबल। तो ये बताओ, अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर निकालना चाहे NaCl का तो उसने लिखा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो 58.5 होता है ना। फिर बोला एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास जस्ट आधा होगा, 29.25, मतलब 2 आया। तो NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया? 2 आ गया। और तुमने कहा सर हम ऐसे नहीं लगाएंगे, तुमने कहा हम इससे निकालेंगे। तो ये बताओ, नंबर ऑफ मोल तुमने डबल किए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डबल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी होनी चाहिए उसकी डबल। नॉर्मल कितनी थी? वही नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को CP लिख दिया, और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तब भी कितना आया? वेंट ऑफ फैक्टर 2 ही आया। इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। लोगों ने कहा कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसने कहा 2 मिनट रुको बताते हैं। तो पहले ये तो नोट कर लिया, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, उसी को वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। या एब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड कर दो, इसको भी हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने कहा कि 2 केस बन सकते हैं, डिसोसिएशन के और एसोसिएशन के। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के 2 केस बन सकते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर तुम 2 केस में कैलकुलेट कर सकते हो ना, एक बार डिसोसिएशन में, एक बार। अभी डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, कोई डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, ना कभी काम पड़ा है ना कभी पड़ेगा। कुछ न्यूमेरिकल आगे करेंगे तो उसमें भले डेरिवेशन कर लेंगे हम लोग, कोई काम नहीं पड़ता उसका, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, सारे आंसर तुम्हारे आएंगे उससे। तो किताब में भी वही लिखा होगा, ऐसा नहीं है। खैर, तो इसका मतलब ये फार्मूला मेन हो गया। अब यार जाहिर सी बात है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा डिसोसिएशन का और एक केस बनेगा एसोसिएशन का। दोनों केस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। अब उसके बाद आज के बाद तुम्हारा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग न्यूमेरिकल पूछने आ रहे थे, उसमें अक्सर वेंट ऑफ फैक्टर लग जा रहा था। ठीक है, जैसे मान लिया आपसे बेटा मैंने कह दिया यहाँ पर 2 केस बनाते हैं। एक केस बनाते हैं, केस 1 बनाते हैं डिसोसिएशन का। पहला केस किसका बना रहे हैं यार? डिसोसिएशन का, मतलब आयोनाइजेशन का। तो जाहिर सी बात यार, अगर कोई कंपाउंड आयोनाइज हो रहा है तो जरूरी थोड़ी वो 100% आयोनाइज हो। वो कंपाउंड, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 10% आयोनाइज भी हो सकता है, 20% आयोनाइज भी हो सकता है, 100% भी आयोनाइज हो सकता है, 90% भी आयोनाइज हो सकता है। तो जो जितना कोई इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होता है उसे उसका अल्फा बोलते हैं। अल्फा का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये होता है क्या है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, इसे क्या बोलते हैं? अल्फा।
नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपान क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, या नंबर ऑफ मोल टेकन बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल कितने लिए थे। तो यार डिसोसिएशन तो सबका अलग अलग होता है ना, किसी का 10% होता है, किसी का 5% होता है, किसी का 20% होता है, ठीक है ना, ऐसे होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। ये फ्रैक्शन में है, इंटू 100 नहीं किया मैंने अभी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ऐसे ही बेटा उसमें होगा एसोसिएशन में, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। फिलहाल तो हम डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं, तो एक सिंपल फार्मूला तुम्हें बताते हैं, आगे प्रूफ कर लेंगे हम लोग। अल्फा इक्वल टू बेटा होता है I-1 अपॉन N-1, बस ये ब्रह्मास्त्र है। अगर डिसोसिएशन हुआ है और आपको यार वेंटा फैक्टर निकालना I, तो जाहिर सी बात अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। I जानते हो क्या है वेंटा फैक्टर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, N क्या है, नंबर ऑफ आयंस है, N क्या है, नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस पर मोल। एक मोल कंपाउंड को आयोनाइज करने के बाद आयंस कितने बनते हैं। अब NaCl में आयन कितने बनेंगे, 2 मोल, 2 मोल में 2 लेते हैं, नंबर लेते हैं, 2 ले लेना। कैल्शियम क्लोराइड है तो नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है ना। हम ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला याद रखना। अगर बेटा हमने बोल दिया अल्फा 100% है, हमने यहाँ लिख दिया इफ अल्फा इज 100%, अक्सर आपको न्यूमेरिकल में 100% मानना पड़ेगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको अल्फा ना दिया जाए, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको अल्फा ना बताया जाए, अच्छा कई बार न्यूमेरिकल में अल्फा पूछता ही है, तो अगर अल्फा पूछेगा तो तुम्हें आई निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा, एन रख देना, एन तो दिया होगा, नंबर ऑफ आयंस, अल्फा निकल आएगा। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल में आई पूछता और अल्फा दिया नहीं होता है, तो अगर बाई चांस किसी न्यूमेरिकल में अल्फा ना दे रखा हो तो अपने मन से कितने % मान सकते हो, 100%। और अगर अल्फा 100% माना तो 100/100 कितना हो जाएगा, 1 हो गया ना। और अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे बेटा 1 रख दो तो आई की वैल्यू n के बराबर आ जाएगी। अगर यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी रख दो, 1 रख दोगे तो आई की वैल्यू n के बराबर आ जाएगी। n क्या है, नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ, इसका मतलब अगर अल्फा किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% हो तो उसमें जितने आयंस होंगे वही उसका वेंटा फैक्टर होगा। मान लिया आपसे उसने कहा ये लिखा हुआ आपके पास सोडियम कार्बोनेट, हमने कहा ये 100% आयोनाइज हो गया, ये 100% आयोनाइज हो गया तो वेंटा फैक्टर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में कितने आयन है, 3 है। और याद रखना अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, अल्फा हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। मैक्सिमम कितना होगा, n के बराबर। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना बराबर होगा, आयन के बराबर होगा। अगर 100% आयोनाइज हो गया तो आयन के बराबर ही तो होगा। अब मान लिया हमने बोला है सोडियम कार्बोनेट के लिए वेंटा फैक्टर 3.5 है, तो ये नॉनसेंस बात है यार। सोडियम कार्बोनेट में कितने आयन है, तो क्या 3 से ज़्यादा भी अल्फा हो सकता है क्या किसी का, 3 आयन का मतलब है 100% आयोनाइज होने के बाद कितने आयन बनेंगे। क्या सोडियम कार्बोनेट में 3 से ज़्यादा आयन हो सकते हैं क्या यार, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, वेंटा फैक्टर मैक्सिमम कितना होगा, वेंटा फैक्टर कितना होगा, अल्फा लिखा था मैंने, आई 1 से ज़्यादा होगा और अल्फा मैक्सिमम कितना होगा, n के बराबर होगा। हमेशा 1 से ज़्यादा जरूर होगा। 1 से ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि कंपाउंड थोड़ा बहुत तो डिसोसिएट करेगा। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब सॉल्यूट ने डिसोसिएट किए नहीं होगा, फिर तो 1 नहीं आ सकता, 1 से ज़्यादा आएगा और n की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी, मतलब 1 से n के बीच में बोल सकते हो। अगर ऐसे बोलना चाहो तो आप 1 से n के बीच में, 1 माना से नहीं लिखा है, 1 to n के बीच में आएगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब 1 एक्चुअली आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं, क्या आएगा, थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, 1 से 1.10 आ सकता है, 1.01 आ सकता है, ज़्यादा ही आएगा। तो ये मत लिखो तुम, ये लिख लो ज़्यादा सही है, नहीं भूल जाओगे तुम, 1 भी मान लोगे भूल से। तो 1 से ज़्यादा होगा और n की वैल्यू बराबर हो सकता है, ठीक है। ये बेटा अल्फा हुआ। तुम कहोगे सवाल कैसे आएगा, सवाल में तो तुम अभी बाद में लगाएंगे हम। अच्छा अभी हमने बताया था कि आई की बेटा वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो कई बार यार हम लोग यहाँ पर आई की वैल्यू भी लिख देते हैं, कई बार हम लोग वहाँ पर
आई की वैल्यू भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे बना सकते हैं जबरदस्ती। क्या आई की वैल्यू क्या होती है? कैलकुलेटेड मोलर मास अपान ऑब्जर्व्ड मोलर का मास माइनस 1 डिवाइडेड बाई n-1। इसको थोड़ा ओपन कर सकते हैं, तो जैसा सवाल में चाहिए होगा वैसा मिल जाएगा। आई की वैल्यू यही तो होती है, कैलकुलेटेड मोलर मास अपान ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऐसे भी लिख के छोड़ दो, ठीक है ना। खैर चलो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। उसने आपसे कहा कैलकुलेट वेंट हाफ फैक्टर आई, कैलकुलेट वेंट हाफ फैक्टर आई इफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज आयोनाइज्ड 80%। उसने कहा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अब तो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी पढ़ ही चुके हो, काफ़ी कुछ पढ़ ही चुके हो, आज वो भी खत्म कर देंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ ही चुके हो काफ़ी कुछ। उसने कहा पोटेशियम फेरोसाइनाइड में अगर हम इसको 80% आयोनाइज करें, 80% अगर आयोनाइज करें तो इसका वेंटा फैक्टर क्या होगा? 3.4 होगा। आयंस कितने होंगे इसमें? 5। अरे यार K4 है, 4 है, एक आयन ये, तो यहाँ पे आयंस का नंबर कितना होगा? 5 होगा। 4 पोटेशियम होंगे, एक बड़ा आयन है FeCN6 है ना, तो आयन हो जाएंगे 5। अब मान लिया उसने अल्फा बोला, I-1 अपान n-1 होता है। अल्फा कितना दिया? 80% मतलब 0.8, 80% मतलब 0.8 हुआ ना, 80/100। I-1 n की वैल्यू है 5-1, ये हो गया 4 इंटू 8 3.2, कितना आ गया? 4.2 आया। I की वैल्यू कितनी आ गई? 3.4 थोड़ी आया, 4.2। यहाँ कितना हो गया? 4 इंटू 0.8 3.2, 3.2 में एक जोड़ो तो 4.2 आई आ गया। 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है? अबे कम ही होगा, 5 होगा या 5 से, लेकिन 1 से तो ज़्यादा आएगा। अब जब न्यूमेरिकल, मान लिया किसी न्यूमेरिकल में बोल दिया कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड 80% आयोनाइज हो गया, तो उस न्यूमेरिकल में आपको वेंटा फैक्टर इतना रखना पड़ेगा, तो तुम रखने भूल जाते हो कई बार। आज सवाल सारे लगा लेना इसके। चलो खैर, ये तो हमने डिसोसिएशन का केस लिया। चलो एक और पूछते हैं। उसने कहा कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से इसको कोरिलेट करते हैं सवाल को। उसने कहा विच कॉम्प्लेक्स हैज वेंट हाफ फैक्टर, हम सिंपली आई लिख रहे हैं, वेंट हाफ फैक्टर 1, ठीक है, बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 2 and 3। नया सवाल बनने जा रहा तुरंत। उसने कहा विच कॉम्प्लेक्स हैज वेंट हाफ फैक्टर आई 1, एक का 1 हो, एक का बिटवीन 1 से 2 के बीच में हो, और एक का क्या हो 2 से, ऐसे 3 से 4 भी कर सकते हैं, 3 ही लेते हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले ये वाला लेना, फिर ये लेना, फिर वो लेना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। हम आपको कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं, जल्दबाजी मत करना। इसमें वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी लगेगी। क्या लगेगा? वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी लगेगी। मैंने बेटा यहाँ लिख दिया COCl3 इंटू बेटा लिख दिया हमने यहाँ पर 4NH3। दूसरा बेटा लिख दिया हमने यहाँ पर COCl3 इंटू 5NH3। तीसरा बेटा हमने लिख दिया यहाँ पे, 3 ही देना तुम्हें मुझे, तीसरा लिख दिया COCl3 इंटू 3NH3। किसका वेंटा फैक्टर 1 है, किसका 1 से 2 के बीच में आएगा, किसका 2 से 3 के बीच में आएगा? ऐसा सवाल है, ऑप्शन के हिसाब से करना है। अब वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी भूल गए होगे, पढ़ा चुके हैं। हाँ बताओ बेटा। हाँ, किसके लिए वेंटा फैक्टर 1 आएगा? पहले के लिए आ जाएगा। पहले मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? यहाँ लिखोगे CO, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, चारों पहले अंदर रख दोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है इसकी? 6, तो 2 Cl अंदर रखोगे, 1 Cl, बाद 2 आयन बने। अबे जब इसको आयनाइज करोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो इसमें आयन्स कितने बने? अगर 2 आयन बने तो वेंटा फैक्टर 1 से ज्यादा होगा 2 के, या 2 भी हो सकता था, हमने तो 1 से 2 के बीच में बोला है ना। तो इसका मतलब अगर 2 आयन बने, आई यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? आयन्स कितने? 2 आयन से, तो जाहिर से बात है वेंटा फैक्टर 1 से 2 के बीच में कुछ आएगा, 1 to 2 आएगा कुछ। दूसरा
इसका क्या बनेगा, CO। पांचों अमोनिया को अंदर रखो क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड को सबको अंदर रखना होता है। एक Cl को अंदर कर दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। 2 Cl बाहर रखो। आयंस कितने बने, 3। 2 Cl आयन ये और 1 आयन ये। आयन कितने बने, 3 आयन बने। और 3 आयन बनेंगे तो वेंट फैक्टर 3 से तो कम होना ही है, 3 या 3 से कम होना ही है। अब 1 से ज़्यादा होता है तो 1 से ज़्यादा तो 2 तो हो सकता है ना। अगर 1 से ज़्यादा है तो 2 तो हो ही सकता है ना। तो लिख दिया हमने, आंसर हमारे साथ 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 वैल्यू भी तो 1 से ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 3 वेंटा फैक्टर। 1 से 3 लिखते तब भी सही था। अगर हम 1 से 3 लिखते तब भी सही था, 1 से ज़्यादा तो होता ही होता है और 3 तक होना चाहिए था मैक्सिमम। मैंने 2 से 3 लिख दिया। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसमें बताओ, यहाँ लिख दिया हमने CO NH3 तीनों अंदर करोगे, Cl तीनों अंदर करोगे, कोई आयन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अभी इसमें कोई आयन बनेगा नहीं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब आयोनाइज, ये वैसे ही काम करेगा जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज करते हैं, यूरिया करती है। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयनाइज थोड़ी होगा। तो इसका वेंटा फैक्टर हमेशा 1 होगा। जो चीज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है उसका वेंटा फैक्टर अगर लगाना भी चाहो तो 1 लगा सकते हो। तो ऐसा सवाल भी कभी कभार आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा आयंस किस में है, दूसरे वाले कंपाउंड में। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे। जिसमें आयंस का नंबर ज़्यादा होता है उसके कंडक्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो B का कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, A का सबसे उससे कम होगा, C का सबसे कम होगा। ऐसा भी सवाल आता है ना कि 4 ऑप्शन देगा, कहेगा किसका कंडक्टेंस ज़्यादा किसका कम है। फिलहाल ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने एग्जाम्पल वहाँ को उठा लिया है ताकि देखें तुमको याद है कि नहीं याद है, इसलिए। तो एक बड़ा केस तुमने पढ़ा डिसोसिएशन का, और दूसरा केस लेते हैं एसोसिएशन का, केस नंबर 2 वेंटा फैक्टर का दूसरा केस। उसमें हम क्या लेंगे, एसोसिएशन। दूसरा बेटा केस होगा एसोसिएशन का। और एसोसिएशन में तो आपको मालूम ही है डाइमर बनेगा, ट्राइमर बनेगा, टेट्रामर बनेगा। मतलब मॉलिक्यूल लोगे ज्यादा और बनेंगे क्या, कम, क्योंकि आपस में जुड़ जाएंगे ना, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए बेटा अल्फा इक्वल टू होता I - 1 अपान 1 अपान n - 1। ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कई बार न्यूमेरिकल में एसोसिएशन की डिग्री भी पूछता है कि कितना कंपाउंड एसोसिएट कर रहा है, अल्फा भी पूछता है। डिसोसिएशन होता तो अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देते हैं, यहाँ एसोसिएशन लिखा तो अल्फा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, मतलब कितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। मान लो डाइमर बना तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2। मान लो ट्राइमर बना, एन की वैल्यू क्या होगी, 3। टेट्रामर बना 4 होगी, वगैरह वगैरह। पेंटामर बन जाएगा तो 5 हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमेशा क्या बनाएगा बेंजीन में, तो एन की वैल्यू अपने आप 2 लेना फिर, और क्या है ना। और कोई न्यूमेरिकल होगा तो बता देगा, ट्राइमर टेट्रामर पेंटामर क्या बनना है। फिलहाल एन का मतलब है कितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। 1 अपान n - 1 है, ठीक है, 1 अपान n - 1 है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। मान लो बेटा अल्फा की वैल्यू 100% है। कभी कभी न्यूमेरिकल में अपने मन से 100% मानना पड़ेगा। जब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, अगर अल्फा ना दे रखा हो तो अपने मन से कितना मान सकते हो, 100%। डिसोसिएशन में भी एसोसिएशन में भी। अगर हम बेटा अल्फा की वैल्यू 1 रख दें, 100% रख दें, तो आई की वैल्यू 1 अपान n के बराबर आ जाएगी। आई की वैल्यू हमेशा 1 अपान n आ जाएगी। अगर हम डिसोसिएशन में अल्फा 100% रख रहे थे तो आई की वैल्यू n के बराबर आ गई थी यहाँ। अच्छा, 1 n की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा ही होगी। अब n की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगी। डाइमर बनेगा तो 2 होगी, ट्राइमर बनेगा तो 3 होगा। तो वेंटा फैक्टर एसोसिएशन के केस में हमेशा 1 से कम आएगा। मान लिया यहाँ 1/2 लिखा तो कितना आएगा, 0.5। यहाँ 1/3 लिखा तो कितना आएगा, 0.33। मान लिया 1/4 लिखा तो 0.25। 1 से कम ही तो आएगा। डिसोसिएशन में हमेशा 1 से, इसका मतलब यहाँ पे वेंटा फैक्टर हमेशा 1 से कम आएगा। उसमें डिसोसिएशन में हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा।
ठीक है, मैक्सिमम कितना आएगा 1/n के बराबर, मैक्सिमम कितना आएगा 1/n के बराबर। ठीक है, कई बार ये भी पूछता है डिसोसिएशन में वेंटा फैक्टर कितना आता है, 1 से ज्यादा, लेकिन उसके नंबर ऑफ आयन से ज्यादा मत कर देना, याद रखना। पता लगा सोडियम क्लोराइड में 2 आयन है, तुम 4 लिखाओ वेंटा फैक्टर, 4 कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम 2 होगा और 1 से 2 के बीच में होगा कुछ। खैर, तो ऐसा भी उल्टा सवाल आ सकता है। अब जरा हम न्यूमेरिकल पे लाते हैं। तुम कहोगे सर न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल कैसे करेंगे इसे, आपसे कई बार पूछिएगा न्यूमेरिकल में कैसे इसका यूज करेंगे। चलो पहले एक छोटा सा सवाल ये भी ले लेते हैं। मान लिया उसने सवाल बोला कि फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये फ्लोरोएसिटिक एसिड का फार्मूला है, फ्लोरोएसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, H हटा के फ्लोरीन लगा दिया तो फ्लोरोएसिटिक एसिड। व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, ठीक है, एसोसिएटेड तो होना ही होना है। अबे बेंजीन में डाला तो डाइमर अमर तो बनेगा ही, डाइमर ही बनेगा, एसिड है। एसोसिएटेड 70%, एसोसिएटेड 70%, कैलकुलेट आई। कह रहा है कि फ्लोरोएसिटिक एसिड जो है बेंजीन में डालने पर एसोसिएट हुआ है। एसोसिएट हुआ है तो डाइमर बनाएगा कि ट्राइमर बनाएगा, अबे एसिड है तो डाइमर ही बनाएगा। COH जहां दिख जाएगा बेंजीन में डाइमर बनाएगा। डाइमर बनाएगा तो कितने मॉलिक्यूल जोड़ोगे, अबे डाइमर बनाएगा तो कितने मॉलिक्यूल जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे। n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 2 होगी। फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम ही है ना, अल्फा इक्वल टू, घबराए मत करो, जो डरा सो मरा, 1/n-1। अल्फा की वैल्यू क्या है 0.7, आई की वैल्यू निकालना है -1/1/2 -1, 1/2 -1, 1/2 को बोला हमने। अब n की वैल्यू क्या है 2, डाइमर बनाया ना उसने, कार्बोक्सिलिक एसिड तो डाइमर ही बनाएगा, तो ये हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा -0.5, -0.5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -0.5 इंटू 0.7, 0.35, और 0.35 को 1 से घटाओगे 0.65, ये आंसर आएगा। कितना आ रहा है 0.6, जो भी है, मतलब तुम समझना, इसका मतलब 1 से ज्यादा है कि कम आया, हमें कम ही आएगा, डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा खास बात है। तो अब सवाल उठता है कि वेंटा फैक्टर कब लगाओगे, कैसे पहचान में आएगा, आकाशवाणी होगी क्या, न्यूमेरिकल को पढ़ के, न्यूमेरिकल को पढ़ते पढ़ते अपने आप समझ जाओ डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है। उसके बाद क्या करोगे, उसका वेंटा फैक्टर निकालोगे आई, और उसी वेंटा फैक्टर को फार्मूले में अप्लाई कर दोगे। अब तुमको सिखाने जा रहे हैं कि वेंटा फैक्टर कैसे लगाते हैं, बच्चों वाली बात है। वेंटा फैक्टर ने कहा ऐसा है, वेंटा फैक्टर, इसने वेंटा में ने ये कहा कि क्या करना है तुम्हें, लिख देता हूँ, यूज ऑफ वेंटा फैक्टर, यूज ऑफ वेंटा फैक्टर आई। बाबा जी के पास गए थे तुम अपना इलाज कराने, बाबा जी ने क्या दिया था, ताबीज। तो ताबीज तुम्हें या तो हाथ में बांधना पड़ेगा या पहनना पड़ेगा, नहीं पहनोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, है ना। तो ताबीज तुम्हें बांधना पड़ेगा, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पर। तो वैसे वेंटा फैक्टर कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, सवाल के फार्मूले में, जो फार्मूला होगा उसके साथ बांध देना इसको। एक ताबीज तुमको रस्सी से लेके जाओगे क्या, बहुत आसान। मान लिया आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला है, क्या होता है, भूल गए, P0A माइनस PS अपान P0A, अच्छी बात है, याद आ रहा है, WB इंटू MA अपान MB इंटू WA। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा हो तो इंटू आई कर देना, बस इतना ही करना है। वेंटा फैक्टर को किस में बांध देना है, फार्मूले में, बस। मान लिया तुमने कहा सर ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल है, पाई बराबर लिखा था हमने MST इंटू आई कर दो, ये कई फॉर्मूले बताए थे, ये भी तो बताया था, WBST अपान MB इंटू V, WBST इंटू MB इंटू V इंटू क्या कर देना आई। तुमने कहा सर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला है डेल्टा TB, तो लिखा था KB इंटू मोलरिटी इंटू क्या कर दो आई।
या इसी को मैंने ऐसे भी तो लिखा था 1000 KB इंटू WB अपान MB इंटू WA इंटू I। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट पर लगा दो, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू I कर दो, KF इंटू मोलल्टी इंटू I, है ना। बस जो भी फार्मूला लगाना उसमें वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो बस। लेकिन तुम न्यूमेरिकल में भूल ही जाते हो कि वेंट ऑफ फैक्टर लगाना भी है। जो परसों न्यूमेरिकल तुम लोग पूछ रहे थे उसमें सब में वेंट ऑफ फैक्टर लग रहा था। अभी हम 2-4 सवाल कराते हैं, फिर अपने आप लग जाएगा। जो ना लगे वो मंडे को आप पूछ लीजिएगा, जो नहीं लगता उसको सोमवार को पूछ लीजिएगा। फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इसमें केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। वो छोटा चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स, सवाल लेकिन अच्छे होते हैं। उसमें लॉग और एंटी लॉग का भी काम पड़ेगा, तो हम लॉग और एंटी लॉग निकालना आपको सिखा देंगे। लॉग और एंटी लॉग निकालना, क्या लॉग टेबल इस एग्जाम में मिलती है क्या? नियम तो है वैसे मिलने के, लेकिन मिलता नियम तो बहुत कुछ मिलने का है हिंदुस्तान में, मिलता तो कुछ नहीं है ना। इसलिए आपको एग्जाम में लॉग टेबल मिलेगी नहीं, किस्मत वाले हो मिल जाए, कंपटीशन में तो कोई नहीं देता है ना। इसलिए आपको अपने हिसाब से जुगाड़ से लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो मुश्किल से 10 सेकंड का काम होता है, लॉग और एंटी लॉग निकालना सिखा देंगे आपको। तुम्हारे अप्रोक्सीमेट सारे आंसर आ जाएंगे। अब मान लिया आंसर 1.7 आ रहा किसी किताब का, तो तुम्हारा हो सकता है 1.65 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो चलेगा। आंसर इतना क्लोज नहीं दिए होते हैं उसके, तो आप अपने हिसाब से अंदाजे से भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं बात की बात है। अब जरा हम इस वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, बहुत आसान होते हैं। लेकिन तुम कई बार भूल जाते हो कि वेंट ऑफ फैक्टर कब किसका कितना होगा। कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे आज का पहला सवाल वेंट ऑफ फैक्टर यूज करना, आपके पास हो तो आप भी कोई आगे भिजवा दो। उसने कहा कि पहला सवाल ले रहा हूँ, अब पहले हम लगा लें। उसने कहा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ चलो अब इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा मुझे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 5%, 5.85 कर लेते हैं ताकि आराम हो जाए। 5.85% NaCl सॉल्यूशन, 5.85% NaCl सॉल्यूशन। और बेटा आपको Kb की वैल्यू दे रखा है 0.512, चलो 0.5 ही लिख लो बस। उसने कहा इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। NaCl देखते ही दिमाग में क्या आएगा? NaCl देखते ही दिमाग में क्या आएगा? डिसोसिएशन होगा। क्या अल्फा इसका मैंने दिया है? क्या अल्फा दिया है क्या इसका? तो अगर अल्फा नहीं दिया तो अपने मन से कितना मानोगे? 100%। और 100% मानोगे तो जो इसके आयंस होंगे वही उसका। क्या अल्फा सवाल में दिया है क्या? लेकिन ये तो मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, तो बॉइलिंग पॉइंट का सवाल कैसे लगाया था? TS माइनस T0 1000 KB WB अपान MB इंटू WA। ये परसेंटेज हमेशा वेट बाई वेट होता है। हमने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर में जो परसेंटेज दिया हमेशा वेट बाय वॉल्यूम होता है, और बाकी सब में वेट बाय वेट होता है। इनटू क्या कर देना, बस यही तुम इनटू I लगाना भूल जाते हो, आंसर गड़बड़ आएगा, ये एबनॉर्मल आएगा। और क्या, वेंट ऑफ फैक्टर लगाना भूल गए तो क्या आएगा? एबनॉर्मल। लगा दोगे तो नॉर्मल वैल्यू आएगी। TS क्या है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। T0 क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड। 1000 KB की वैल्यू 0.5 लिखा है। WB 5.85। अबे वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, मॉलिक्यूलर वेट NaCl का 58.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना था? 5.85। तो 100 से घटा दोगे तो जो बाकी बचेगा वो सॉल्वेंट होगा। कितना? 94.15। 94 अरे 100 से इसको घटा दो, आ गया सॉल्वेंट इंटू I कितना रखोगे? 2। क्या तुमको बताया NaCl कितना आयोनाइज होगा? नहीं बताया। तो अभी तुमको बताया था अगर कोई कंपाउंड 100% आयोनाइज हो तो वेंट ऑफ फैक्टर उसके आयन के नंबर के, तो आप अल्फा अपने मन से कितना मानोगे? 100%। और अल्फा 100% मानोगे तो I की वैल्यू n के, और इसमें आयन कितने हैं? 2 हैं, तो इसका मतलब वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया, 2 रख दिया। अगर अल्फा दिया होता तो हम जो निकाल के रखते फिर I, अल्फा दिया होता तो हम फिर निकाल के रखते, बस TS आ गया, खत्म। हमको आंसर नहीं चाहिए, खाली इतना लिख के छोड़ दिया मैंने, TS तो निकली आया। बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार तुम जल्दबाजी में
वेंटा फैक्टर इस्तेमाल करने ही भूल जाते हो। हाँ, वेंटा फैक्टर को यूज करने ही भूल जाते हो तुम। लेकिन बाई चांस इसी सवाल में हमने ये पूछ लिया होता कि अल्फा निकालो, उसने कहा होता अल्फा निकालो, तो फिर आई निकालते पहले, फिर आई निकाल के उस फॉर्मूले में रखते अल्फा इक्वल टू आई। कहाँ दिया है? आई निकालना पड़ता तुम्हें, अभी बताते हैं कैसे निकालोगे। दूसरा सवाल लिखो तो समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन in 0.1 मोलल solution of 0.1 मोलल solution of, चलो लीजिए बेटा, हमने यहां पर अमोनियम सल्फेट इज 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा टी भी दिया है 0.8 डिग्री, मतलब ये डेल्टा टी भी है, एलिवेशन पूरा है ना, ठीक है। उसने कहा कैलकुलेट, उसने कह दिया कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। उसने कहा अमोनियम सल्फेट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, अमोनियम सल्फेट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। पहले बताओ फार्मूला क्या लगेगा? मोलैलिटी दे रखी भैया, तो बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला का ऐसे लगेगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। आई क्यों लगेगा? क्योंकि अमोनियम सल्फेट तो आयोनाइज होने वाला, लिख ही दिया उसने, डिसोसिएशन निकालो, तो इसका मतलब वेंटा फैक्टर लगेगा। ये के बी के वैल्यू वाटर के लिए 0.512 होती है, 0.5 मान ले रहे हैं। फिर एक बार डेल्टा टी एफ कितना दिया है? 0.8। डेल्टा टी बी कितना? डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना दिया है? 0.8। के बी कितना दिया है? 0.5। मोलैलिटी कितनी दी है? 0.1। क्या निकलेगा? आई। आई निकल आएगा, आई हो जाएगा 0.5, 0.8 अपन कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.1। आई निकल आया? अबे आई निकला? आई निकलने के बाद फॉर्मूला क्या लगाओगे? डिसोसिएशन के लिए अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? I-1 अपान N-1। आई निकाल के यहां रख दीजिएगा। N की वैल्यू, अमोनियम सल्फेट में कितने आयन होंगे? अबे अमोनियम सल्फेट में कितने आयन होंगे? 3, तो 3 रख देना है, -1 खत्म। अल्फा आपको मालूम, आई मालूम ही हो चुका है, यहां से जो भी है तुम निकालना। तो अगर बाई चांस किसी न्यूमेरिकल में आपसे अल्फा पूछ लिया तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? न्यूमेरिकल लगा के आई, और फिर आई की वैल्यू लाके वहीं रख देना डिसोसिएशन वाले फार्मूले में। डिसोसिएशन का फार्मूला यही तो था, अल्फा इक्वल टू I-1 अपान N-1। एन क्या है? नंबर ऑफ आयन। अमोनियम सल्फेट में कितने आयन होंगे? 3 आयन होंगे, ठीक है। एक और कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एसोसिएशन का मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अभी लेते हैं। आप सब लग जाएंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा हूं। उसने कहा कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर, सीधे सीधे सवाल एकदम है, 0.1 मोलर Hg2Cl2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एस की वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल होता है, जो मैं लिख नहीं रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में आता है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर Hg2Cl2 एट 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एस की वैल्यू, आर की वैल्यू 0.0821 होती है, 0.0821 होता है पूरा। वैसे तुम 0.082 से भी काम चला सकते हो। हाँ भाई साहब, वेंटा फैक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा? Hg2Cl2 डिसोसिएट होने वाला कंपाउंड है कि नहीं है? है। Hg2Cl2 डिसोसिएट होने वाला कंपाउंड है, आयोनाइज होगा। Hg2Cl2 तो डिसोसिएट होने वाला कंपाउंड है ही है। तो इसके लिए वेंटा फैक्टर निकालना पड़ेगा। पहले ये लगाओ, फिर इनका बताते हैं। आइए बताते हैं। हाँ भैया, वेंटा फैक्टर 3 आएगा। अच्छा,
ये बता रहा वेंटा फैक्टर इसका 3 होगा। Hg2Cl2 का वेंटा फैक्टर इनके हिसाब से 3 हो गया, 2 हो गया इनके हिसाब से। नीलामी चल रही क्या भैया, बोली लगा रहे हो तुम तो। कोई लोग अभी 4 निकाल देंगे। 1 से तो ज्यादा ही आएगा, डिसोसिएशन है तो 1 से ज्यादा ही आएगा। पहले फॉर्मूला तो बताओ यार। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होता है, M इंटू ST इंटू I लिख दो बस। I तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि Hg2Cl2 तो आयोनाइज होने वाला कंपाउंड है। अब आपको बेटा मालूम है M दे रखा है 0.1 मोलर, S की वैल्यू मालूम है 0.0821, टेम्परेचर दिया 300 केल्विन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा कितना आता है, 24.6 आता है लगभग। अब इंटू ये 0.1 है, ये हो जाएगा 2.46। अभी आई तो बाकी रह गया ना, अभी आई बाकी रह गया ना। आई की वैल्यू निकाल कर रख दो। अगर आपको अल्फा ना दिया जाए न्यूमेरिकल में तो अपने मन से कितना मानते हैं, 100%। तो Hg2Cl2 को जो हम आयोनाइज करेंगे उसमें 3 आयन बनते हैं, बता दें, जानते हो क्यों? Hg2++ बनता है। कई भाई लोग इसको ऐसे आयोनाइज कर देंगे, 2Hg+ और 2Cl-। कितने आयन बन गए? 4। ये असंभव है। Hg+ नेवर एग्जिस्ट। क्या समझे? Hg+ कभी नहीं पाया जाता है। Hg+ नेवर एग्जिस्ट। Hg को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस। Hg सिंगल एटम पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं पाया जाता है, ये पाया नहीं जाता। ये एक्चुअली अपने डायमर के फॉर्म में पाया जाता है। Hg आपस में हमेशा जुड़ के रहता है, इसलिए Hg+ नहीं बनाया जाता है। Hg को Hg2++ करके लिखा जाता है। भले Hg पे एक +1 चार्ज आया, अच्छा 2 Hg पे चार्ज +2, 1 Hg पे, लेकिन लिखते ऐसे में 2 Cl आयन। तो आयन कितने बने? 3। तो जो लोग 3 बता रहे तो सही बता रहे थे। तो वेंटा फैक्टर कितना हो गया? 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। यही आंसर आ गया, पाई एटमॉस्फेयर। जो आएगा वही आंसर हो गया, 7.38। 7.38 यही आंसर हो गया एटमॉस्फेयर में, खत्म। ठीक है, ऐसे में सवाल आ सकता है। इनका क्वेश्चन एक इन्होंने दिया है, प्रस्तुत किया है। वेंटा फैक्टर इज 1.92 फॉर Mgi2। वेंटा फैक्टर दे रहा है, आई दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2 मोलर। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट एट इट्स कंसंट्रेशन पूछ रहा है। डिग्री ऑफ वेंटा फैक्टर दे रखा है, उसकी मोलरिटी दे रखी है, और कह रहा है कितना डिसोसिएट होगा इस कंसंट्रेशन पर, 0.2 मोलर कंसंट्रेशन पे। कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो दी नहीं है। अच्छा तुम पहले ऐसे निकाल के बताओ, अगर हम Mgi2 के लिए, तुम कंसंट्रेशन पे ध्यान फिलहाल अभी मत दो। उसने कहा Mgi2 है, तो Mgi2 में बेटा कितने आयन होंगे? 3। एक Mg++ बनेगा, 2 I- बनेंगे, 3 आयन है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? I-1/n-1 डिसोसिएशन के लिए ना। अल्फा तुम्हें निकालना है, I की वैल्यू तुम्हें दी है 1.92 -1, n कितना होगा? 3 -1, बताओ कितना आया है? ये आ गया 0.92 डिवाइडेड बाई 2। जरा बताओ कितना आया? 46% आया। आंसर पहला दिया है 30.7%, दूसरा दिया है 64%, तीसरा दिया है, फर्स्ट दिया है 46%। 46% आंसर है, यही आंसर है। मोलरिटी क्या मतलब? मुझे वेंटा फैक्टर का हमारा मोलरिटी से कोई रिलेशनशिप, वेंटा फैक्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मतलब है। अबे वेंटा फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मतलब रखता है, लेकिन कंसंट्रेशन से कोई मतलब। तो ये कंसंट्रेशन आपको मूर्ख बनाने के लिए दिया है। 46% आंसर है। चलो कोई और हो तो निकालो, हम लगाते हैं। हाँ भैया वहीं से बोल दो, बुकलेट नहीं है यहाँ पे। अच्छा लाओ पास करो जरा। ये तो हमारी बुकलेट का सवाल पूछ रहे हैं, ये तो बाहर का था। हाँ, उसने कहा इन इफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, अपने आप डाइमर बनेगा। उसने कहा बोला बेंजोइक एसिड, तो भैया बेंजोइक एसिड तो C6H5COH होता है ना, और बेंजीन में डाल रहा तो डाइमर, तो ये एसोसिएशन का केस है। सवाल खत्म। बता देता हूँ क्या क्या दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया है, डेल्टा TF दिया है सवाल में 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दे रखा है डेल्टा TF, ठीक है।
एंड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, लो भैया डेल्टा टीबी भी दे रखा है 2.53 डिग्री सेंटीग्रेड, केबी भी दे रखा है, केबी भी दे रखा है 2.53 दे रखा है केबी, ठीक है। सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी दे रखी है 1, सोल्यूशन की मोलैलिटी दे रखी है 1। क्या पूछ रहा है, देन द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है कि स्टेटमेंट जो इसमें सही है वो तुम्हें ढूंढने हैं। कई स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है देयर इज डाइमर फॉर्मेशन व्हेन अंडरगोइंग फ्रीजिंग, कह रहा है डाइमर बनेगा। डाइमर तो बनना ही बनना है, बेंजोइक एसिड को तुमने किस में डाला है, बेंजोइक एसिड को जब तुमने बेंजीन में डाल दिया तो डाइमर बनेगा बनेगा। उसने कहा देयर इज नो चेंज व्हेन अंडरगोइंग बॉइलिंग, तो चाहे बॉइलिंग पॉइंट वाला हो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट वाला हो डाइमर तो बनना ही है। दूसरा गलत हो गया, ठीक है। डाइमर फॉर्मेशन इन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग दोनों सही है, दोनों में डाइमर बनेगा। और बस बाकी अपने आप समझ जाओ। तो इसने कुछ पूछा ही नहीं है, खाली क्या पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है। डाइमर बनता कि नहीं बनता, डाइमर बनेगा, दोनों में डाइमर बनेगा और क्या। अगला सवाल, अगला सवाल है 0.5 मोलल सोल्यूशन KCl का है। क्या दे रखा है, मोलैलिटी। KCl इज 50% डिसोसिएटेड, तो आई निकाल लेना से, अल्फा दे रखा है ना, अभी अल्फा दे रखा है तो आई निकल आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल भी, हालांकि लगा चुके हैं तब भी हमने पढ़ दिया। उसने कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन T0 माइनस TS इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू मोलैलिटी इंटू आई। T0 जीरो सेंटीग्रेड मानोगे फ्रीजिंग पॉइंट है ना, TS तुम्हें निकालना है। KF दे रखा 1.86, मोलैलिटी दे रखी है 0.5, वेंट ऑफ फैक्टर अपने आप निकाल लो। अल्फा 50% दिया है, कंपाउंड दिया है KCl, तो अल्फा बराबर क्या होता है, I-1 अपान N-1 होता है। अल्फा कितना दिया है 0.5, 50% देने का मतलब 0.5, I-1 अपान KCl में कितने आयन होंगे, 2 माइनस 1 इंटू 0.5, आई की वैल्यू क्या आ गई 1.5, यहाँ 1.5 लिख दो, खत्म, ये TS निकल आएगा। 36 भी बता दें, फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन, एसोसिएट पहले ही बोल दिया, इन बेंजीन इन डाइमेराइजेशन रिएक्शन। डाइमर बना रहा है फिनॉल, फिनॉल क्या बना रहा है, फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। क्या बना रहा है बेंजीन में, हमने कहा था अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा कोई और देगा तो बताएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बताता कि डाइमर बनना है कि क्या बनना, अपने आप समझो डाइमर बनेगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को कोई अलावा कोई कंपाउंड होगा तो बताएगा, क्या बता रहा हो, डाइमर बनना है, ठीक है। तो उसने बोला क्या, फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन टू सर्टेन एक्सटेंट, बताया नहीं कितना डाइमर हो रहा है, ठीक है। कंटेनिंग 0.08 किलोग्राम ऑफ फिनॉल। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है 0.02 किलोग्राम, इसको ग्राम में तो कर ही लोगे, इंटू 1000 कर देना, ग्राम बन जाएगा। इन 1 kg ऑफ बेंजीन, ये WB है, अबे फिनॉल तो सल्यूट है ना। WA बेंजीन मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन में डाला गया है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल निकालना, अल्फा निकालना है। KF तुम्हें बेटा दे ही रखा है, KF तुम्हें दे ही रखा है, और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन डेल्टा TF भी दे रखा है 0.69 केल्विन, खत्म। कह रहा कितने % एसोसिएट होगा, क्या पूछ रहा है, अल्फा। डिग्री ऑफ, अरे यार डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है ना, तो जब भैया डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछेगा तो फार्मूला लगाओ यार, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 KF WB अपान MB इंटू WA इंटू आई। पहले आई निकाल लो, अल्फा पूछा है तो आई निकालना पड़ता है, आई दिया होता तो अल्फा निकाल आता, आई दिया नहीं है तो इसका मतलब आई निकालना पड़ेगा पहले। तो डेल्टा TF कितना है 0.69, 1000 KF 1.86, WB वेट ऑफ सल्यूट 0.02 किलोग्राम है, तो इंटू 1000 कर दोगे तो किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा। फिनॉल होता है C6H5OH,
6 कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 72, 5 1 6 हाइड्रोजन है, अब एक ऑक्सीजन है 16, तो 72 हो गया, 94 हो गया ना, 94, तो 94 यहाँ रख दो, इंटू क्या निकाल लिया, आई, खत्म। और जब आई निकाल लिया आपने तो एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1, आई निकाल के यहाँ रख दो, एन की वैल्यू क्या होगी, डाइमर बनना है 2, बस खत्म, अल्फा आ गया, इंटू 100 का तो कोई परसेंटेज आ जाएगा। चलो यहाँ रुकते हैं, वो चैप्टर भी खत्म कर ले क्योंकि उस दिन खत्म नहीं हो पाया था, आज तो खत्म ही कर देंगे उसको।